झा सर से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सर, माइक आप। धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय श्री सतीश आनंद जी, सत्र के संयोजक अरविंद जी और सभी प्रतिभागी मित्र, मैं कॉलेज की तरफ से श्री सतीश आनंद जी का इस सत्र में आज के उनके व्याख्यान के लिए स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अरविंद जी आपने कहा, कॉलेज से सतीश जी का जुड़ाव बहुत गहरा है। सतीश आनंद जी न केवल रंगमंच के निर्देशक हैं, बल्कि वे एक कुशल अभिनेता भी हैं और मजे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्मों में, सीरियल्स में और रंगमंच पर भी बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, अभिनय किए हैं। उनकी नाट्य संस्था भी है, वो एक नाट्य शिक्षक भी हैं। लगातार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और SRC के रेपेट्री और कई संस्थाओं के साथ वो जुड़े रहे हैं। नोएडा के मारवा स्कूल ऑफ एक्टिंग में वो प्रोफेसर और डीन भी रहे हैं और कई सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि वो आज पुनः हमारे साथ इस वर्चुअल मोड में, इस कार्यक्रम में, इस लिटरेचर कोर्स में जुड़े हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, पुराना है। और उन्होंने हमारे कॉलेज से राजकुमार राव सरीखे कलाकारों को एक तरह से पैदा किया है, सिखाया है। तो वैसे मजे हुए कलाकार इनसे सीख करके अभिनय की बारीकी और आज बॉलीवुड की दुनिया में इतना नाम कर रहे हैं। या मैं जसप्रीत जैस की बात करूं, बहुत सारे, या अभी प्रियंका थोड़े दिन पहले आपके साथ इंटरेक्शन में थी, उन्होंने अपनी फिल्म भी दिखाई। तो ऐसे हमारे बहुत सारे इनके विद्यार्थी जो अब NSD में, IFT पुणे में या MPST में या लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में, देश भर में अभिनय के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं इसको एक अपने संस्थान के लिए, अपने कॉलेज के लिए बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। सतीश जी, आपने आज हम लोगों के लिए समय निकाला, आप आए, आपका आभार और हृदय से आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने संक्षेप में आप लोगों को बताया कि सतीश आनंद सर आत्माराम सनातन धर्म विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और महाविद्यालय की रंग संस्था से आगे बढ़ने वाले अभिनेताओं को सर ने मांझा है, तराशा है और उस रूप में सर का न सिर्फ कॉलेज के स्तर पर बल्कि भारतीय रंगमंच के स्तर पर एक बड़ी भूमिका सर की रही है। मैं संक्षेप में सर का परिचय रखना चाहूँगा, उसकी कुछ बातें सर की बातों में आ गई है। फिर भी सतीश आनंद जी हिंदी रंग जगत के जानी पहचानी हस्ती हैं। आप सन 1962 ईस्वी से रंग कर्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक नाट्य निर्देशक, अभिनेता, नाटककार, शिक्षक, रंग परामर्शक के रूप में आप विख्यात हैं। आप बिहार संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री राम सेंटर नई दिल्ली के भूतपूर्व कला निर्देशक रहे हैं। आप भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक समितियों में मनोनीत सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। सतीश आनंद जी बिहार हिंदी रंगमंच के प्रणेता माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी रंगमंच जो बिहार का, उसके प्रणेता माने जाते हैं। आप अनेक रंग संस्थाओं जैसे कला संगम पटना, अभिनव भारती दिल्ली के संस्थापक भी हैं। आपने आधुनिक भारतीय रंगमंच के लिए नई रंग भाषा के रूप में विदेशिया शैली को जन्म दिया, जिसके प्रणेता हम सब जानते हैं कि भिखारी ठाकुर हैं। आप अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दिल्ली सरकार, दिल्ली परिषद सम्मान, एशियन एजुकेशन यूपी द्वारा लोकल रिम एजुकेशन अवार्ड, ITF कलकत्ता द्वारा सेरा 5 पुरस्कार, नट सम्राट दिल्ली द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, BES बिहार द्वारा भिखारी ठाकुर शिखर सम्मान, नाट्य संस्था प्रांगण द्वारा पाटलिपुत्र सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेकर अन्य अनेक रंग संस्थाओं के लिए अब तक 150 से अधिक नाटकों का निर्देशन और मंचन किया है। 100 से अधिक आलेखों का पुनर्निर्माण किया है और उसकी प्रस्तुति की है। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मगही, गुजराती आदि कई भाषाओं में आप अब तक नाटक का मंचन और निर्देशन कर चुके हैं। सर ने बताया कि सतीश आनंद जी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के रूप में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं, अभिनेता के रूप में, और मंच पर तो कहना ही क्या। वर्तमान में आप
एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा में डीन के पद पर कार्यरत हैं। यानी कि सर लगातार रंगमंच और सिनेमा टेलीविजन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सर का लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा का रंगमंचीय और नाटकीय और फिल्म दुनिया का अनुभव है। रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में एक लगातार आवाजाही रही है। आप हिंदी के बहुत बड़े श्रेष्ठ अभिनेताओं का नाम जानते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो रंगमंच से जुड़े रहे। यानी रंगमंच से जुड़े जो अभिनेता फिल्म की दुनिया में गए, उन्होंने एक सिनेमा को एक नई दिशा दी, सिनेमा में एक नई छाप छोड़ा उन्होंने और अपने अभिनय के माध्यम से अभिनय की दुनिया को एक नया आयाम दिया। ऐसे में रंगमंच और सिनेमा के बीच के अंतः संबंध को हम सर के आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे और एक नया पहलू होगा इस पूरे कार्यक्रम में। और इसमें सर का जो अब तक का 50 वर्ष का लगभग अनुभव है, वो एक बहुत बड़ा योगदान रखेगा। मैं सर से आग्रह करता हूँ, सतीश आनंद सर से, कि माइक उनको सौंपता हूँ और सर अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। सर, माइक आपके हाथ में। धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, जी सर, जी सर, पूरी तरह से आ रही सर आवाज। आप सबको करबद्ध नमस्कार। आप सब सकुशल हैं? कोरोना में हम लोग बचे हुए हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है और अपना अपना हम लोग ध्यान रखें। और इस कोरोना ने और इस डिजिटल माध्यम ने बचा के रखा हमें कि हम लोग एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। नहीं तो ये तो बड़ी भयावह स्थिति बन गई थी कि आप 1 साल से ज्यादा हो गया कमरों में बंद हुए, खिड़कियां तक खोलते हैं और फिर उसके बाद अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये डिजिटल माध्यम एक ऐसा रहा कि हम सब एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, अपने मित्र बंधु सकुशल हैं। ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है और मैं चाहता हूँ ईश्वर ये अनुकंपा हम सब पर बनाए रखें। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। आपने अरविंद जी और डॉक्टर साहब आपने साहब आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में कह दी। मैं तो एक बहुत छोटा एक छात्र हूँ रंगमंच का, अभी तक उसी दौर से गुजर रहा हूँ, तो सीखने की प्रवृत्ति अभी भी है। हाँ, इस यात्रा में कई पड़ाव आए हैं, उसमें सीखने का मौका मिला है, फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, सीरियल्स में भी काम करने का मौका मिला और सीरियल डायरेक्ट करने का भी मौका मिला, टेलीफिल्म्स डायरेक्ट करने का भी मौका मिला, रेडियो प्लेस करने का मौका मिला, रेडियो प्लेस को डायरेक्ट करने का मौका मिला, मंच पर तो खैर पहले से था ही। तो इन सब ने मिला के मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काफी विकास हुआ है। एक इन तीनों माध्यम, क्योंकि ये माध्यम अलग अलग हैं, फिल्म माध्यम बिल्कुल अलग है रंगमंच से, और टेलीविजन माध्यम भी अलग हो जाता है, और अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है वो और एक नया माध्यम बन जाता है। तो क्योंकि इन सब माध्यमों में काम करने का मुझे अनुभव रहा है, तो उसका मुझे थोड़ा लाभ हुआ है कि मैं हर माध्यम में काम कर सकता हूँ और काम करा भी सकता हूँ। ये एक मुझे लगता है कि स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है, हर एक में होती है, और ऐसा ही मुझे भी ये अवसर मिला है। तो आज जो फिल्म और रंगमंच को लेके मुझे जो व्याख्यान देना है, जो बात करनी है, सच मानिए ये मेरा पहला अवसर है जब मैं इन दोनों पर बोलूंगा। हालांकि पिछले 11 वर्षों से मैं एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन में अभिनय पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ इस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा दोष क्या है, रंगमंच में भी है और फिल्म में भी है, फिल्म के लोगों में भी है, जो छात्र हैं वो आपस में संवाद नहीं करते हैं। जब संवाद नहीं करते हैं तो फिर वहाँ दुश्वारी हो जाती है। तो आज उस माध्यम को, दोनों माध्यमों को समझने की मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँच पाएगी। आपकी कोई शंकाएं हों तो आप मुझे बताएं, मैं एक छात्र की तरह आपको सुनूंगा, और अगर करेक्ट करने की बात है तो करेक्ट करूंगा, और नहीं तो मेरे अपने जो उस पर विचार है मैं उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कला में कोई भी चीज़ जो है वो अंतिम नहीं होती है, हमेशा उसमें बदलाव का
बदलाव की जगह रहती है, उसमें विकसित होने की जगह रहती है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। क्योंकि मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो रंगमंच की बात मैं पहले करूँगा, क्योंकि सिनेमा भी अगर हम देखें क्रोनोलॉजिकली तो बाद में आया। पहले तो थिएटर ही था, रंगमंच ही था, चाहे वो भारत में था या पश्चिम में था। पश्चिमी रंगमंच बड़ा समृद्ध माना जाता है, उसी तरह से भारतीय रंगमंच भी अपने आप में समृद्ध माना जाता है। दोनों दो अलग अलग धाराएं हैं। हमारी मान्यताएं, भारतीय मान्यताएं रंगमंच को लेकर अलग हैं, पश्चिम की मान्यताएं रंगमंच को लेकर अलग हैं। लेकिन हमारा जो रंगमंच है, जब यहाँ अंग्रेज आ गए भारतवर्ष में, तो उनके मनोरंजन के लिए वो विदेशों से, यानी इंग्लैंड वगैरह से शेक्सपियरियन कंपनी को बुलाते थे और वो नाटक करते थे यहाँ आकर इन अंग्रेजों के लिए, इनके मनोरंजन के लिए। ये काफी लंबे समय तक चलता रहा और फिर इसे देखते हुए, क्योंकि इसमें भारतीय लोग भी जाते थे, तो धीरे धीरे भारतीय लोगों में भी ये उत्साह पैदा हुआ कि हम भी तो ये नाटक कर सकते हैं। अगर वहां से संस्थाएं आ सकती हैं, इंग्लैंड से आ सकती हैं, तो भारतवर्ष में भी कलाकार तो हैं ही, क्योंकि नाटक कला के रूप में यहाँ भी जीवित था, नौटंकी के रूप में जीवित था, जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं उनके रूप में जीवित था, रामलीला के रूप में जीवित था, रासलीला के रूप में जीवित था। और फिर बंगला रंगमंच और मराठी रंगमंच और हिंदी रंगमंच तीनों लगभग एक साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन बंगला रंगमंच और मराठी रंगमंच अधिक विकसित हो गया और हिंदी रंगमंच उस हिसाब से पिछड़ गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी प्रदेश, जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, उसमें कई एक प्रदेश आते हैं, तो किस तरह कैसे काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, इस तरह का कोई, मुझे लगता है, संयोजन उस समय संचार व्यवस्था नहीं होने के कारण हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन अलग अलग अगर हम देखें तो मराठी रंगमंच और बांग्ला रंगमंच ये काफी समृद्ध हुए, और ये पश्चिमी रंगमंच का तो अनुकरण करते थे, ये साथ साथ इन्होंने अपनी जो यात्रा उसे भी ये किया करते थे। और रियलिस्टिक यथार्थवादी रंगमंच मराठी में भी शुरू हो गया था और बांग्ला में भी शुरू हो गया था। हिंदी में जब ये कुछ बिजनेसमैन लोगों ने, पारसी लोगों ने सोचा कि हमारी भी संस्थाएं बन सकती है, तो उन्होंने ये संस्थाएं बनाई, जिसे हम पारसी रंगमंच के नाम से जानते हैं। तो पारसी रंगमंच में उन्होंने शेक्सपियरियन नाटकों के अनुवाद या उनके रूपांतरण वो करते थे, और साथ साथ दूसरे नाटकों को भी, जो भारतीय नाटक है, जो ऐतिहासिक हैं या पौराणिक हैं, वहां से जो कथाएं लेके वो नाटक किया करते थे। और उसमें नाच गाना, चूंकि भारतीय रंगमंच की जो पारंपरिक रंगमंच है, उसकी अपनी एक अलग से पहचान रही है कि उसमें हमेशा से गीत, संगीत और नृत्य ये बड़े सशक्त तत्व रहे हैं हमारे यहाँ रंगमंच पर। और उसके बाद जब 1895 के बाद फिल्म की शुरुआत होती है, फिल्मी दुनिया की शुरुआत होती है, तो वो 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनती है। भूभक्ति फिल्म बनी थी, वो बिना आवाज की थी, लेकिन एक फिल्म बनी। उसके बाद से एक नई क्रांति जैसा कुछ हुआ। जो भी ये थिएटर रंगमंच करने वाले थे, उन सबका झुकाव इस तरफ गया, और फिर उसमें जाने की लोगों ने कोशिश की और उस पर काम करने की कोशिश की। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के रूप में हमें मिलती है, और उसके बाद से फिल्मी तकनीक को लोगों ने जानने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। और हुआ ये कि जो भारतीय रंगमंच था, जिस भी रूप में था, वो सारा का सारा फिल्मी दुनिया में आ गया, वो सारे लोग फिल्मी दुनिया में आ गए। और इसलिए जो पारसी नाटक हुआ करते थे, उन नाटकों को ही फिल्मों में परिवर्तित करके उन्हें बनाया गया, दिखाया गया। इस तरह से ये काम चलता रहा, और उसमें पारसी रंगमंच की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 1940 का दशक आते आते काफी समृद्ध हो चुका था हमारा सिनेमा, और हिंदी रंगमंच तो था ही नहीं, पिछड़ा हुआ था। पारसी थिएटर के नाम पर जो भी नाटक होते थे, वो फिल्मों के आने से उनकी काफी पारसी थिएटर की बड़ी दुर्दशा रही। और हम सब जानते हैं, जैसे पृथ्वीराज कपूर को उनका एक पृथ्वी थिएटर्स नाम से जो
ग्रुप था, नाट्य संस्था थी, वो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के वो नाटक करते थे, वो उनको उसे बंद करना पड़ा क्योंकि फिल्मों का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि फिल्में देख के लोग ज्यादा आनंदित हो रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से दर्शक जो है उधर खींच के चले गए। और पृथ्वीराज कपूर के लिए ये बड़ी मुश्किल हो गई कि अभिनेताओं को कैसे लाया जाए, क्योंकि जो भी उनके अभिनेता थे वो सारे के सारे फिल्मों में काम करने लग गए थे, तो उनको बुलाने के लिए उन्हें हवाई जहाज का टिकट देना पड़ता था। तो इस तरह से खर्चे बहुत बढ़ गए थे और धीरे धीरे पृथ्वी थिएटर्स को बंद होना पड़ा। तो वो आखिरी हिंदी रंगमंच का एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप था जो फिल्मों के प्रभाव से बंद हो गया। और पृथ्वीराज कपूर भी ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुनने में आया है कि जब वो टूर करके वापस मुंबई जाते थे तो वहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर से बात करते थे कि आपकी फिल्म में कोई काम मिल सकता है मुझे। तो वो उन फिल्मों में काम करके जो उन पर कर्जा हो जाता था उस कर्जे को वो उतारते थे, और जब वो उतर जाता था तो फिर वो दोबारा जाते थे टूर पर। तो इस तरह से वो एक बड़ा संघर्ष रंगमंच को करना पड़ा। अंततः रंगमंच को अपने आप को बंद करना पड़ा या खत्म करना पड़ा, और पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों में ही काम करना फिर शुरू किया, नाटक फिल्मों ने बंद ही कर दिया। अब अगर हम रंगमंच को, अगर हम फिल्म को देखते तो फिल्म में पहले जो कहानियां ऐतिहासिक होती थी, क्योंकि कंटेंट एक बहुत बड़ी बात है कि अब नाटक भी है तो नाटक में मनोरंजन तो सही है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र में जो नाटक की या रंगमंच की परिकल्पना है उसमें ये है कि मनोरंजन के साथ साथ शिक्षित करना, दर्शक को शिक्षित करना। क्योंकि शुरू में ही कहा गया ऐसा कि ब्रह्मा ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो संस्कृत नहीं जानते हैं, वो वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसको ना वो पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं, इसलिए वेदों की शिक्षाएं आम आदमी तक पहुंचे। तो उन्होंने एक भरत मुनि से यह कहा कि आप कुछ ऐसा उपक्रम करें और ऐसी कोई चीज तैयार करें जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो और उनका शिक्षण भी हो, उनमें वैल्यूज, मूल्यों की बात, जीवन मूल्यों की बात वो कहते थे, वो सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं कहते थे। इसलिए उसमें वो रंजन की बात कहते हैं, वो रंजन एक शब्द आता है। मनोरंजन तो सीधा एक एंटरटेनमेंट से जुड़ जाता है, उसका वो अर्थ हो जाता है। लेकिन संस्कृत में जब हम उसकी बात करते हैं तो वो रस रंजन की बात करते हैं, तो वो रस ऐसा नहीं है जो अश्लील है, अभद्र है या विभत्स है, वो उस रस की बात नहीं करते हैं। वो ऐसे रस की बात करते हैं जो आपको आत्मिक आनंद भी दे और आपका उस तरह से रंजन हो, आप दिमागी रूप से भी विकसित हो। तो ये नाट्य शास्त्र में नाटक की या रंगमंच के पीछे ये अवधारणा रही कि क्यों हमें रंगमंच करना चाहिए। उसी तरह से लेकिन जब सिनेमा आया तो सिनेमा का मुख्य तात्पर्य यही था कि मनोरंजन करना है, क्योंकि जो पारसी थिएटर था वो भी मनोरंजन करने के लिए ही उसका निर्माण हुआ था, वो आया था। वो कोई बहुत बड़ी क्रांति लेके या इस तरह का कुछ सिखाने के लिए वो नहीं आया था, वो शेक्सपियरियन थिएटर की एक नकल थी, लेकिन वो हिंदुस्तानी नकल थी, हिंदुस्तानी रूपांतरण हम उसे कह सकते हैं, उस तरह से था। तो विशुद्ध मनोरंजन फिल्म का काम शुरू में विशुद्ध मनोरंजन ही रहा है। और उसमें जो भी कहानियां, क्योंकि कहानी तो बहुत जरूरी है, बिना कहानी के तो ना नाटक हो सकते हैं ना फिल्म हो सकती है। और एक बात ये समझनी बहुत जरूरी है कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो नाटक में और फिल्म में समान है, जो उसका आधारभूत स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो एक ही है, सिर्फ परिवर्तन है उसके एग्जीक्यूशन में, उसको कैसे हम दिखाते हैं, कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं। रंगमंच पर हम दर्शकों के सामने होते हैं, जीवित लाइव होते हैं और सीधा हमारा संवाद होता है दर्शक से, उससे हम जुड़ते हैं। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है, फिल्म तो पहले फिल्मा ली जाती है। तो इसलिए फिल्म में जो अभिनेता के लिए या निर्देशक के लिए जो दर्शक होता है वो कैमरा होता है। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिल्म में काम करते हैं या फिल्में बनाते हैं। तो ये एक निर्देशक को इसकी समझ होनी चाहिए, अभिनेता को भी इसकी एक समझ होनी चाहिए। ये सिर्फ लेकिन अभिनय या चरित्र निर्माण या चरित्र चित्रण, उसकी जो परिकल्पना है या उसका जो विश्लेषण है वो दोनों का एक ही तरह से है, चाहे आप फिल्म में काम कर रहे हैं चाहे आप रंगमंच पर काम कर रहे हैं।
लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि एग्जीक्यूशन का अंतर है, तो इसमें जो भी बीच में आपकी ये मशीन आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उस टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो निर्देशक हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर है, वो सिनेमाटोग्राफर जो फोटोग्राफर जिसे हम कहते हैं, जो उसे पूरा फिल्माता है, कैमरा लेके काम करता है, उसे इसकी समझ होनी चाहिए, उसे ड्रामा की भी समझ होनी चाहिए, उसे इमोशंस की, भावनाओं की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो बिना भावना के होता है। भावनाएं तो है, आप कोई भी संवाद बोल रहे हैं तो कोई भावना है, आप चुप बैठे हैं तो कोई ना कोई संवाद, कोई ना कोई भावना आप लिए बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो कोई ना कोई भावना है। बिना भावना के हम एक क्षण भी पृथ्वी पर जीवित अवस्था में नहीं रहते हैं। हालांकि सोए हुए भी वो भावनाएं काम करती रहती हैं, आपके आपको सपने आते रहते हैं, या उस तरह का आपका दिमाग चलता रहता है जो आपको सोने नहीं देता है या आपको परेशान करता है। तो इसलिए भावनाओं को समझना ये एक निर्देशक का भी काम है, ये एक सिनेमाटोग्राफर का भी काम है। अगर उसको ये समझ नहीं है तो वो कैमरे का क्या एंगल होगा और कौन सा लेंस लगाना चाहिए वो पकड़ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, और फिर वो जो अपेक्षित प्रभाव है वो हमारे सामने उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली हमारे जितने भी फिल्म मेकर उस समय थे, उन्होंने अपने आप को विकसित किया, और फिर वो मनोरंजन करते करते फिर उन्हें ये ध्यान आया कि कुछ कंटेंट्स पे भी काम करना चाहिए। तो एक सोच इस तरह की आई। और दूसरा ये भी है, ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है कि 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो पढ़ाई लिखाई में लोग काफी लग गए और समझदारी आई, और कई तरह की कुछ समाजवादी, कुछ मार्क्सवादी, कुछ इस तरह की भी सोच और विचार लोगों में आने लगे, और उस तरह से लेखन भी होने लगा। वो हमें कहानियों में भी मिलता है, उपन्यासों में भी मिलता है, कविताओं में भी मिलता है। तो वो आपको आपको फिल्मों में भी उसी तरह से आने लगा, क्योंकि कोई भी कला रूप जो है वो कोई भी कला रूप अपने समय से कट नहीं सकता है, अपने समय को ही वो बार बार दिखलाता है, बताता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, शब्द माध्यम हो सकती है, रेखांकन माध्यम हो सकता है, रंग माध्यम हो सकते हैं जिसे हम पेंटिंग कहते हैं, वो माध्यम हो सकता है, सिनेमा भी माध्यम हो सकता है। तो इस तरह से एक सोच विचार के इस तरह के भी अभिनेता या निर्देशक ऐसे आए जिन्होंने कुछ सामाजिक सरोकार की कहानियों को लेना पसंद किया, क्योंकि मूलतः ये एक मनोरंजन देने वाला माध्यम है, इसलिए मनोरंजन, और इसमें पैसे चूंकि बहुत खर्च होते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है निर्देशक को या निर्माता को कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो लौट कर आए, और खर्च लौट कर तभी आएगा जब उसे वो दर्शक देखेगा। तो दर्शक को सुरुचि संपन्न भी करना है, उसको गलत रास्ते पे भी नहीं ले जाना है, उसको वो भी दिखाना है, और साथ में उसका मनोरंजन भी करना है, और ताकि वो नाटक देखने या फिर फिल्म देखने आ सके और टिकट खरीद के आ सके। तो इस तरह का हम सिनेमा, अगर हम उस समय 1947 के आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो इस तरह के बहुत सारे फिल्मकार हुए जिन्होंने इस तरह का एक सामाजिक सिनेमा बनाने की कोशिश की। वो मैं ऐसा हो सकता है वैचारिक दृष्टि से वो प्रोग्रेसिव हों, वैचारिक दृष्टि से कुछ भी हो सकता है जिसके कारण उन्होंने इसका चुनाव किया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है कि उन्होंने ऐसा क्यों चुना, वैसा क्यों नहीं चुना, वो क्यों नहीं चुना। लेकिन उन्होंने जो भी विषय चुने उसने दर्शक को प्रभावित किया, अपनी तरफ खींचा। हाँ, ये सही है कि वो जो मनोरंजन का जो सिनेमा था, जो उस लेवल का सिनेमा था, उस तरह से दर्शक शायद आकर्षित नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको जोड़ना चाहता हूँ। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा कि जो प्रस्तुतियां हैं, नाटक की जो प्रस्तुतियां हैं वो दो तरह से की जा सकती हैं। एक है लोकधर्मी, दूसरा है नाट्य धर्मी। लोकधर्मी का मतलब यह है कि जो कुछ वास्तविक जीवन में हो रहा है, आप उसकी कहानियां लेके, वैसे ही पात्र लेके, वैसी ही भाषा, वैसी ही वेशभूषा और वैसे ही आपके मंच सज्जा हो तो आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसे उन्होंने लोक, ये सारे तत्व अगर आप वैसे ही रखते हैं जो लोक से लिए गए हैं और वास्तविक हैं, यथार्थवादी हैं, आप उसे लेके करते हैं, तो उसे उन्होंने लोकधर्मी नाटक या प्रस्तुति कहा। और दूसरा उन्होंने कहा नाट्य धर्मी।
नाट्य धर्मी में उन्होंने ये कहा कि जो भी उसमें आख्यान होंगे या कहानियां होंगी वो वो या तो काल्पनिक होंगी, किंवदंतियों से ली गई होंगी, माइथोलॉजी से ली गई होंगी, धार्मिक होंगी या ऐतिहासिक होंगी, जिसका सीधा कोई सरोकार आपके यथार्थ से नहीं होगा, इस तरह का। और जो जो संवाद योजना होगी, जो संवाद होगी, जो भाषा होगी, वो बड़ी एक खास तरह की लिरिकल होगी, काव्यात्मक होगी। जो चलना है, अभिनेता अभिनेत्रियां जो चलेंगे उनकी चाल में खास तरह की रिदम होगी, उसमें नृत्य होगा, उसमें गीत होंगे, उसमें संगीत होगा, उसमें और भी अलग अलग तरह की ध्वनियां होंगी, जिसमें हम पाताल लोक दिखला सकते हैं, जिसमें हम स्वर्ग लोक भी दिखला सकते हैं, जिसमें हम धरती भी दिखा सकते हैं, और एक ही समय में हम तीनों को दिखा सकते हैं। और वो अभिनेता सिर्फ अपने अभिनय से मंच पर खड़े होकर इन तीनों लोगों की कल्पना कर सकता है और वो दर्शक तक पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए मैं धरती लोक पे खड़ा हूँ और मुझे इंद्र भगवान से स्वर्ग में बात करनी है, तो अभिनेता ऊपर हो जाएगा, कहेगा हाँ इंद्र भगवान बताइए क्या आज्ञा है। और फिर मुझे अगर पाताल लोक में किससे बात करनी है, तो अभिनेता ने सिर नीचे कर लिया, धरती की तरफ देखा, हाँ तो जो भी पाताल लोक के राजा हैं या प्रजा है, जिससे भी वो बात करना चाहता है वो कर सकता है। इस तरह की तकनीक नाट्य शास्त्र बताता है। और भी बहुत सारा है, वो बहुत बड़ा विस्तृत नाट्य शास्त्र है, उसमें उससे तो कई कई दिन लग जाएंगे उससे पूरी बात करने में, लेकिन जो मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि ये नाट्य धर्मी में ये है कि इसमें जनता का मनोरंजन भी होगा, दर्शक जो आएगा उसका मनोरंजन भी होगा, और उसे जो आप आख्यान ले रहे हैं और उसमें जो शिक्षाएं हैं वेदों की, वो उस तक पहुंचेंगी और वो उसका आनंद लेगा, उसे सोचेगा। अगर आप लोक धर्मी नाटक करते हैं तो लोक धर्मी नाटकों में आप जो समस्याएं ले रहे हैं वो जीवन से ले रहे हैं, और जो भी दर्शक है वो अपने जीवन की वैसे ही इन समस्याओं से ग्रसित है, और शाम को आके अगर वो नाटक में भी यही सब देखेगा तो वो और ज्यादा अवसाद की स्थिति में जा सकता है मनोरंजन की जगह वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए यथार्थवादी चीजों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए या उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, अगर आपको ऐसा बहुत जरूरी लगता है कि नहीं ये यथार्थवादी मुझे चीजें दिखानी है और ये जो समस्याएं मुझे उसके बारे में उसको सुलझाना है मंच पर लाकर, तो आप उसमें नाट्य धर्मी तत्वों का इस्तेमाल करिए। नाट्य धर्मी तत्वों का इस्तेमाल करने का मतलब कि आप उसमें गीत भी डालिए, आप उसमें संगीत भी डालिए, आप उसमें नृत्य भी डालिए। तो जब आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो समस्या है, उसकी जो गूढ़ता है, वो डाइल्यूट हो जाएगी और बात भी जनता तक पहुंचेगी, उसका मनोरंजन भी होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ये फिल्मकार, सामाजिक सरोकार के जो फिल्मकार थे, चाहे वो राज कपूर हों, चाहे वो बी आर चोपड़ा हों, चाहे वो महबूब खान हों, चाहे वो गुरुदत्त हों, देवानंद हों, और भी जितने बासु भट्टाचार्य हों, विमल राय हों, ये सामाजिक सरोकार के इन्होंने नाटक लिखे, फिल्में बनाई, लेकिन उन फिल्मों में गीतों का इस्तेमाल किया और भरपूर इस्तेमाल किया, और वो लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उसका आनंद भी लिया, उसको समझने की कोशिश की। और गीत और संगीत आप ये देखेंगे हमारे भारतीय फिल्म का एक अटूट हिस्सा है, और ये एक अलग चरित्र बनकर आता है। जिस फिल्म में गीत और संगीत नहीं है वो फिल्म अधूरी सी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या देख के चले आए। तो उस तरह का संगीत अगर आप 40 के दशक का, 50 के दशक का, 60 के दशक का, 70 के दशक तक का अगर आप संगीत सुने तो बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही मधुर था, और उसमें जीवन का एक दर्शन उन शब्दों में आपको दिखाई देता है, संबंधों के मूल्य उसमें दिखाई देते हैं, भावनाएं दिखाई देती हैं, आदमी उससे जुड़ता है। मैं तो उस समय बड़ा हैरान रह जाता हूँ
आज की जब मैं नई पीढ़ी को उन पुराने गानों को सुनते हुए देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, बोले कि नहीं ये गीत, इसका तो आनंद ही दूसरा है, ये तो कोई दूसरी दुनिया में ले जाता है। और आज जो मुश्किल ये हुई है कि संगीत हमारा भारतीय फिल्मों का संगीत वो काफी पिछड़ गया है, और उस तरह से हम ना तो गीतकार वैसे हैं ना संगीतकार वैसे हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि आजकल जो कथाएं इस्तेमाल की जा रही हैं उनमें कहीं कुछ ऐसा स्कोप ही नहीं वो छोड़ते हैं कि उसमें कोई ऐसे गीतों की रचना की जाए। कभी कभी किसी किसी फिल्म में ये हमें इस तरह के गीत सुनने को मिलते हैं जो वास्तविक रूप से आपके जीवन से जुड़ते हैं। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो हमारा 40 का 50 का 60 का 70 का दशक था वो पूरी तरह से कंटेंट वाइज जो फिल्मों की कहानियां हैं वो उसमें सामाजिक सरोकार भी थे, वो जोड़ता भी था, और वो भारतीय मूल्यों की कहीं रक्षा भी करता था। उसमें पारिवारिक फिल्में भी हैं, बहुत अच्छी फिल्में हैं जो मद्रास से बन के आती थी, एल.वी. प्रसाद बनाते थे, जेमिनी बनाते थे। इनकी जो फिल्में आती थी वो इस तरह का एक पारिवारिक, जो हम जैसे संयुक्त परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार की परिकल्पना हमारे यहाँ बड़ी सुदृढ़ रही है। हालांकि उसको उसके अब वो विवादों में आ गया है, विवादों के घेरे में है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज जो लोग उससे गुजर रहे हैं वैसे तौर से वो समझ पा रहे होंगे कि उसका क्या महत्व था। क्योंकि कोई भी, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी संस्था है, उसके उसका उसकी अच्छाइयां भी हैं तो उसकी कुछ कुछ बुराइयां भी होंगी। तो उन बुराइयों से कैसे निजात पाई जा सके, पूरी संस्था को अगर हम गलत ठहरा देते हैं या उसका त्याग करने लगते हैं तो एक नुकसान हो सकता है। अब क्या हुआ कि एक दौर ऐसा आया कि मार धाड़ की फिल्में शुरू हो गई। जो मार धाड़ की जो फिल्में शुरू हुई, क्योंकि एक बात तो हमें ये माननी होगी कि कहानी में लिखी हुई चीज, कविता में लिखी हुई चीज या उपन्यास में लिखी हुई चीज उस तरह से मानस पर प्रभाव नहीं डालती जितना दृश्य डालता है। क्योंकि दृश्य में जो चरित्र है वो सजीव दिखते हैं, वो उस तरह की बातें बोलते हैं, वो उस तरह के भाव उपस्थित करते हैं, वो उस तरह का व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा जो जैसा भी। तो जब हिंसा की तरफ हमारी फिल्में आई, हिंसा की तरफ हमारी फिल्में आई तो उससे बड़ा खराब प्रभाव भी हमारे मानस पर, युवा मानस पर डाला। एक अध्ययन आया था जब फिल्म शोले आई थी 1972 में, फिल्म शायद आई थी। उसके बाद एक अध्ययन आया कि ये जो मास किलिंग होती है, मैसेकर जो हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। तो उसके पीछे कारण जिन्होंने भी ये अध्ययन किया, हिंदुस्तानी लोगों ने किया या विदेशी लोगों ने किया, उनकी ये धारणा थी कि चूंकि इस तरह की फिल्में आज समाज में ज्यादा दिखाई जा रही हैं, मारधाड़, और आदमी जो है किसी का खून देखकर, किसी की मृत्यु देखकर, किसी को मरता देखकर ज्यादा आनंदित हो रहा है, इसलिए ऐसा है। तो हम किसी भी हिंसा को देख के कब आनंदित होते हैं, उसका एक पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा आत्मिक दर्शक का एक आत्मिक रोष भी है। वो हो सकता है उस समय के सिस्टम से, हो सकता है उस समय की सामाजिक संरचना से, हो सकता है उस समय के पारिवारिक रचना से, हो सकता है बेरोजगारी से, अर्थ से कुछ जुड़ा हुआ हो, तभी किसी व्यक्ति का दिमाग इस तरह से विकृति की तरफ जाता है। क्योंकि हिंसा तो कभी भी अच्छी चीज नहीं, हम उसको क्यों पसंद करेंगे, हम क्यों उसको उससे आनंदित होंगे, लेकिन उसने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है, हमें ये मानना पड़ेगा। और आज और उसके बाद उत्तरोत्तर वो बढ़ता ही गया है। आज आप देखिए वीडियो फिल्म्स हैं, वीडियो फिल्म्स बच्चे को दी जाती हैं, उसमें कौन सी गेम्स है, मारपीट वाली, उसमें कोई भी ऐसी शिक्षा देने वाली, कोई उनके कैरेक्टर को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को संभालने वाली कोई ऐसी गेम
नहीं है, सिर्फ मारपीट की है, रेस की है, हत्या की है, गोली चल रही है, तलवार चल रही है, बमबाजी हो रही है, ये सब है। तो जब एक छोटा बच्चा जो एडोलसेंट है वो जब ये सारी चीजों को देखता है और उसी को माँ बाप खेलने के लिए ला देते हैं कि अब ये देखिए ये नई गेम आ गई है, और अब तो आपके क्योंकि जब से ये मोबाइल आ गया है, मोबाइल में तो अब इनबिल्ट आपकी ये सारी गेम्स आ गई हैं और उसमें यही सब भरा हुआ है, तो वो सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है, बच्चों के दिमाग में आ रहा है। बच्चा हिंसक क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। समाज हिंसक क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। इनटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने हमने इस तरह की, ना तो हम फिल्में बना रहे हैं, ना हम इस तरह की कोई गेम्स इस तरह की बना रहे हैं। वो बिल्कुल हमारा पक्ष ही बदल गया, क्योंकि हम उदारीकरण के बाद से अगर हम देखें 1992 के बाद से हम ये देखें कि हमारे जीवन के तमाम मूल्य बदल गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लगभग 2001 की बात है। मैं यहाँ एक फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता था, वो साथ में था वो। तो मुझे वहाँ एक ने वहाँ मैनेजर था, उसने ये कहा कि सतीश जी आप क्या एक कोई सीरियल बना सकते हैं? मैंने कहा हम बना देंगे। तो बोले कि ठीक है। तो मैंने कहा क्या कंटेंट क्या हो? बोले कंटेंट हम देंगे। मैंने कहा कंटेंट क्या होगा? बोले आपको पारिवारिक बनाना है सीरियल, लेकिन उसमें इलिसिट रिलेशन होंगे, अवैध संबंधों पर आधारित पारिवारिक आपने सीरियल बनाना है। और ये एक बहुत बड़ा हाउस था। ये मैं आपको 2001 से 2000 की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारी सोच उस तरह जा रही है कि हमारे पास ये एक हथियार है, ये एक हथियार है, इसका हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, उस तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन हम क्यों उसे विकृति की तरफ ले जा रहे हैं? क्यों हर माइंड को, हर संबंध को उस तरह से ले जा रहे हैं? और आप ये देखें आज जो हमारा पूरा समाज है जिस तरह से आगे बढ़ा है, अब फिल्में, इस तरह की फिल्में बहुत बन रही हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। उनको ये लगता है कि किसी भारतवर्ष में अगर वो प्रदर्शित नहीं होती है तो चलो किसी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इसका प्रदर्शन हो सकता है, आसानी से हो सकता है वहाँ खुद खर्च करके, और फिर वहाँ से वो उनको एकाध कोई ना कोई पुरस्कार मिल जाता है। उसके बाद फिर वो पूरे भारतवर्ष में आके इस तरह से कहते हैं कि इस फिल्म को वहाँ ये अवार्ड मिला। अब चूंकि वो तथ्य और कथन ऐसा है जो हमारे भारतीय समाज के आम लोगों के मानस के साथ मैच नहीं करता है, आदमी उसका विरोध करेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हमें समाज हर चीज को देखने के लिए एक समाज का एक हिस्सा जरूर होगा जो उसको देखता होगा, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो उसका विरोध करता होगा। और चूंकि ये फिल्म एक ऐसा बड़ा माध्यम है कि ये एक साथ, अभी आप देखिए एक फिल्म रिलीज होती है तो करोड़ों लोग देख सकते हैं पूरी दुनिया में। रंगमंच आप ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों को दिखा पाएंगे या एक समय में 1000 लोगों को दिखा पाएंगे। मुझे 58 साल हो गए फिल्मों ये नाटकों में काम करते हुए। मैं अगर अपने दर्शकों की संख्या गिनना शुरू करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख भी हो पाई होगी जितने भी प्रदर्शन मैंने किए। लेकिन अगर आप एक फिल्म में काम करते हैं तो आपको करोड़ों लोग देख लेते हैं। तो इस माध्यम का जो असर है वो बड़ा गहरा है और सीधा है, वो मानस पे पड़ता है, हम चाहे इसको कितना ये क्यों नहीं कह लें। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात जो है एक मानवीय कमजोरी है, मैं उसे मानवीय कमजोरी ही कहूंगा, कि जिन चीजों के लिए आपको समाज मना करता है कि आप ये ना देखिए, ये ना करिए, हम चोरी छुपे उसे देखना चाहते हैं करने का। एक विचित्र मानस है, और उस चोरी में हम उसको देख के आते हैं, करके आते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो मेरे पिताजी मना कर रहे थे, मेरी माँ मना कर रही थी, मेरा समाज मना कर रहा था।
लेकिन मैंने बहुत बड़ा जैसे वो कुछ जीत लिया है, इस तरह की बात। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ईश्वर ने हम सबको शायद इस तरह से दी है। मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए रंगमंच करते हुए मैंने ये जाना कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आप एक चरित्र का अध्ययन करते हैं, और चरित्र के माध्यम से आप मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव ऐसा व्यवहार क्यों करता है? मानव तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है? कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके अधीन आकर एक व्यक्ति एक खास तरह से व्यवहार करने की कोशिश करता है? और मैं देखता हूँ यही चीज फिल्म में भी लागू होती है। वहां भी जो चरित्र दिखाए जाते हैं, अगर हम उन्हें यथार्थवादी चरित्र मान लें तो वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरी खोज हमेशा यही रहती है और आज तक है, और इसका कोई भी जवाब नहीं मुझे मिल पाया है कि एक ही जवाब हो कि आज से 40 साल पहले मैं जो सोचता था वैसा ही है। नहीं, समय के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार बदला है, उसकी सोच में परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन क्यों आया है? ये उसे विकसित कर रहा है या पीछे की तरफ ले जा रहा है? ये भी एक सोच का विषय है। मैं किसी चीज को कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक सवाल सामने खड़ा कर रहा हूं, अपने सामने भी खड़ा करता हूं कि ऐसा क्यों है, समाज किस तरफ जा रहा है। आज से हम 50 साल बाद की कल्पना करें तो समाज कैसा होगा? अब देखिए ये जो फिल्में आ रही हैं, इन फिल्मों ने बताया अनवेड मदर्स, बिना ब्याही हुई मां, आपने बच्चा पैदा किया, लेकिन वो बच्चा क्या जिंदगी भर बाप को नहीं तरसेगा? अनवेड फादर्स, बच्चा आप कहीं से ले आए, आप अकेले हैं, तो क्या वो बच्चा जिंदगी भर मां को नहीं तरसेगा? तो ऐसे बच्चे, ऐसा समाज क्या बनेगा? किस तरह का ये समाज होगा? उसमें जो रिश्ते हैं वो तो फिर नहीं है। तो क्या हम ऐसे समाज को बनाने जा रहे हैं इन फिल्मों के माध्यम से, जो हम दिखा रहे हैं कि जिसमें रिश्ता नाम की कोई चीज ही नहीं होगी? क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद इसकी कल्पना करें, ये समाज कैसा हो? अभी देखिए लिव इन रिलेशनशिप, भारत में मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम और जो पेंटर थे इमरोज, शायद वो पहला पेयर है जिसको हम कह सकते हैं कि भारत में वो पहला लिव इन रिलेशनशिप वाला जो हमारे सामने आया। और भी कहीं हो सकता है, लेकिन जिसकी हमें जानकारी नहीं है। उसी तरह से हिंदी में भी, हिंदी के क्षेत्र में हम ये देखें तो आप मोहन राकेश और उनके साथ जो वो वो भी रिलेशनशिप में रह गए। लेकिन आज क्या है, वो उस समय रेयर था। विजय तेंदुलकर ने एक नाटक लिखा था, खामोश अदालत जारी है। उसमें एक औरत जो है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके प्रेम संबंध होते हैं और वो गर्भवती हो जाती है और वो कहती है मैं इस बच्चे को पालूंगी। तो इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था और फिल्म को बैन करने की या उस नाटक को बैन करने की बात हुई। विजय तेंदुलकर के बहुत सारे नाटक इस तरह के विवादास्पद रहे हैं जो बैन हुए भी हैं, जिस तरह से उन्होंने वो हमारे सामने उन चरित्रों को या उन समस्याओं को लेके आए। तो आज अगर हम उसे देखें इतने वर्षों के बाद, तो आज लिव इन रिलेशनशिप तो एक फैशन भी है और शायद समाज की जरूरत बन गया है, और इसे माता पिता ने और समाज ने और सरकार ने, सबने उसको मान्यता दे रखी। आज इस तरह का ये संबंध है, लेकिन वो संबंध क्या है, वो कैसे चलेगा, कितना वो सफल रहता है, क्यों अंत में 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 15 साल के बाद उसे ये जरूरत पड़ती है कि नहीं अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, विवाह के बंधन में बनना चाहिए। तो आखिर क्या थी, ये सारी बातें आज फिल्मों में आ रही हैं, उनके तथ्य में आ रही हैं। इन पे बात करनी बहुत जरूरी है कि हम समाज को किस तरह
किस तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात क्या हुई है उदारीकरण के बाद से, कि अब सिनेमा जो है, पहले जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनकी एक रुचि थी, एक कलात्मक रुचि। फिल्म मेकिंग भी एक कला है, लेकिन अब क्या हो गया है कि इसको इंडस्ट्री बना दिया गया। अभी ये फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये शिक्षा विभाग के अधीन नहीं आता है या संस्कृति विभाग के अधीन नहीं आता है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि ये शुद्ध मनोरंजन है और ये इंडस्ट्री है, इससे पैसा कमाया जाता है। अब जब ये बात आ गई तो बड़े बड़े उद्योग, जब हम इसे इंडस्ट्री कहते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति इसमें कूद पड़े हैं। अब बड़े बड़े उद्योगपति जो कूद पड़े हैं तो वो तो फिल्म से पैसा कमाने के लिए आए हैं ना, वो तो कोई समाज सुधार करने के लिए तो है नहीं, वो कोई विचार लेकर तो आए नहीं है। उनका तो यही है, अगर ये विचार उनके सामने, तो विचार भी एक प्रोडक्ट है, अगर बिकता है तो ठीक है, इसी को रखो, नहीं बिकता है तो छोड़ो इसको, दूसरा विचार लाओ जो बिके, जो लोगों को पसंद आए। अब जब हम लोगों की पसंद की बात कहते हैं, और मनोरंजन की दुनिया में ये देखा गया है कि आपको सिर्फ मनोरंजन, विशुद्ध मनोरंजन की बात जब आप करते हैं तो आप धीरे 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 अश्लीलता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और वही आज हमारे सिनेमा में हो रहा है, अश्लीलता की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें जो कॉस्ट्यूम किए जाते हैं, ये क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है, हमें मानना पड़ेगा। आज जो हमारे युवा वर्ग है जिस फैशन को वो अपनाता है, वो कहाँ से लेता है? वो फिल्मों से लेता है। फिल्मों में जो अभिनेता अभिनेत्री, हीरो हीरोइन है, जो इसकी भी जो पसंद है वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं। और बाजार भी ये ऐश्वर्या ने उस फिल्म में ये साड़ी पहनी थी, माधुरी ने ये इस तरह से वो पहना था, दीपिका पादुकोण ने ये पहना था, वो उस तरह से बिकता है और हजारों रुपए का बिकता है और युवा वर्ग उसको खरीदता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिनेमा है उसका गहरा प्रभाव है, और अब ये व्यापारियों के चूंकि हाथ में आ गया है तो ये अब शुद्ध व्यापार हो गया है। इसमें इसके सारे वो मूल्य जो नाट्यशास्त्र के मूल्य थे, ये सिर्फ मनोरंजन भी, साथ में कुछ कुछ शिक्षाप्रद या समाज से जोड़ने सरोकारों वाले मूल्य थे, वो सब समाप्त हो गए। इसलिए आज हमें फिल्मों में हिंसा दिखाई देती है, इसीलिए हमें सेक्स दिखाई देता है, और जो एक और बड़ा भारी नुकसान हुआ है वो भाषा का, हिंदी भाषा का। भाषा की तो ऐसी तैसी फिल्म है, हिंदी भाषा जो फिल्मों की भाषा है वो हिंदी भाषा है नहीं। मैं चूंकि एक फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जब मैं उनको हिंदी का कोई भी संवाद पढ़ने के लिए देता हूँ तो वो अटकते हैं और नहीं पाते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बात है, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ पाते? तो कहते हैं जी हमने तो हिंदी 8वीं तक पढ़ी थी, इस वक्त तो पढ़ी नहीं। अब जिस बच्चे ने 8वीं तक हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद उसने हिंदी कभी पढ़ी नहीं, कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वो फिल्मों में सुनता है या जो बाजार में सुनता है उसी वही भाषा का उसको ज्ञान है। तो ये हमारे जो शिक्षा वाले लोग हैं जो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, शिक्षा की पॉलिसी की 8वीं के बाद से हिंदी को बिल्कुल हटा ही दिया जाए। क्यों हटा दिया जाता है? ये आपके देश की भाषा है, संपर्क भाषा है। अभी पूरे भारतवर्ष को जोड़ने वाली एकमात्र भाषा हिंदी ही है। मैं बहुत सारी कमेटीज में जाता हूँ, जो सांस्कृतिक कमेटियां हैं, उसमें तो कोई मणिपुर का होता है, कोई उड़ीसा का होता है, कोई त्रिपुरा का होता है, और वो हिंदी नहीं बोल पाते, ना अंग्रेजी बोल पाते, सिर्फ वो अपनी भाषा बोलते। तो वहां बैठ के हमें लगता ही नहीं है कि हम सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से संवाद ही नहीं कर सकते, इशारों से ही कितनी बात कर सकते हैं, क्योंकि भाषा ना अंग्रेजी उनको नहीं आती है, अगर मुझे आती है तो उनको नहीं आती है, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, वो मेरी भाषा नहीं जानते। तो ये भाषा को लेके बहुत भारी समस्या है। और
आप ये देखिए कि फिल्मों के नाम अंग्रेजी के हो गए। तो ये जो है, ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है कि दर्शक वर्ग कौन है? ये जो कारपोरेट हाउसेज हैं, ये दर्शक वर्ग ढूंढ रहे हैं। किस दर्शक के लिए मैं सिनेमा बना रहा हूं? क्योंकि गांव वाले आए या नहीं आए इसलिए उनको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस बना दिए गए। 4,000 करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर है, जो ये कम राशि नहीं है। और इसी ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितना पैसा है। कोई फिल्म, अच्छी फिल्में भी बनी है, बहुत सी ऐसी फिल्में जैसे 2,000 करोड़ का बिजनेस किया है, जैसे दंगल फिल्म है। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ से ऊपर की है, उसमें बहुत सी ट्रैश भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी है अच्छी फिल्में भी हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो कारपोरेट हाउसेज है वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि पैसा किस तरह से ज्यादा आ सकता है। तो आपको भ्रष्ट करके, आपकी भाषा भ्रष्ट करके, अब नाम अंग्रेजी के जैसे आ रहे हैं, उसका कोई मतलब है क्या? जब भी मेट, इससे क्या निकलता है? और यही नहीं, हमारी की सारी वोकैबुलरी जो है हिंदी गीतों की, फिल्मी गीतों की, आप देखिए उसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार है। एक आध शब्द कोई आ जाए तो चलिए समझ में आता है। तो इसलिए हमारा संगीत, हमारे गीत बहुत ही घटिया दर्जे के हो गए हैं। आप ये देखिए, किसी भी फिल्म में किसी गीत का इस्तेमाल किया जाता है तो वो गीत पढ़ा जाता है, वो गाया भी नहीं जाता, गाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो गीत लिखने वाला है उसे मीटर की समझ ही नहीं, संगीत की समझ ही नहीं, मात्राओं की समझ नहीं है। सीधा एक उस तरह का वो गीत लिख देता है कविता, और उसको कविता की तरह पढ़ दिया जाता है। कविता का अपना एक अलग आनंद है, लेकिन आप किसी एक खास समय में, किसी एक उस तरह के समय में जब आप एक खास तरह की भावनाएं उत्पन्न करने का, खास तरह का मूड उत्पन्न करना चाहते हैं, तो वहां वो गीत उस तरह से काम नहीं आता है। अभिनेता को, मैं चूंकि अभिनेता हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, संगीत में म्यूजिक जो उसका इंटरल्यूड होता है, या उसकी जो कंपोजिशन होती है गाने की, उसको अभिनीत करते हुए, उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए अभिनेता बहुत सारी बातें कह सकता है अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से। लेकिन ये गीत जो है, ये अभिनेता को वो समय ही नहीं देते, वो धड़ से ऐसे निकल जाते हैं। आज आप देखें ना, 1947, 48, 50 का आवारा का गीत आज भी सुनिए, आपका मन लगेगा। लेकिन अगर 2 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका गीत मुझे याद नहीं है। तो ये क्या है? संगीत, गीत और संगीत एक बहुत अटूट हिस्सा रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्मों का। और उसके माध्यम से ये कहानी आगे बढ़ती थी। आप अपनी बातें कह पाते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं आप इन सारे चीजों के माध्यम से, क्योंकि सारा का सारा बदलाव आ गया है। अब तीसरी एक और चीज आ गई है, वेब सीरीज। अब क्या है कि वेब सीरीज में, ओटीटी में आपको ये सुविधा है कि आप जो कुछ भी फिल्म आते हैं, आप उसको अपलोड कर दीजिए, वो फिल्म बन जाएगी। जैसे यूट्यूब में आप यही भर दीजिए, डाल दीजिए, वो यूट्यूब वाले ना नहीं करेंगे, वो गाली यही चला देंगे। क्योंकि उसमें अगर 2,000, 5,000, 20,000 लोग उसको देखेंगे तो उसके बाद उनको उसमें उनका बिजनेस होता है, वो पैसा कमाते हैं। तो उसी तरह से ये वेब सीरीज है। अब इसमें क्या है, जितनी जितनी कुंठाएं हैं, जितनी कुंठाएं, ऐसा नहीं है, समाज में समस्याएं हैं, लेकिन उसकी इस तरह की कहानियां भी तो हैं। क्यों वो जो वेब सीरीज है उसमें
जो कलाकार जो सारे चरित्र हैं वो गालियां ही देंगे और भद्दी भद्दी गालियां देंगे। क्यों जरूर है कि वो उसमें सेक्स ही होगा, चाहे कोई भी हो, खुला सेक्स होगा, ड्रग्स होंगे, शराबबाजी होगी, हिंसा होगी, वो सारा का सारा है और दिख रहा है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है ना। और ये जो डिजिटल माध्यम आ गया, ये जो मोबाइल आ गया, जब से इसमें इंटरनेट आ गया है, जब से ये स्मार्टफोन हो गया है, तो हर एक लड़का, हर एक लड़की, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, अब उसके ये तो समस्या नहीं है ना कि पिताजी रोक देंगे, माँ रोकेगी, भाई रोकेगा, बहन रोकेगी, कोई रोकेगा, टीचर रोकेगा, तो क्या देख रहे हो? वो तो कहीं भी देख सकता है, कुछ भी देख सकता है। मेट्रो पे जाते हुए आप देख रहे हैं, बस में जाते हुए आप देख रहे हैं, सड़क पे चलते हुए आप देख रहे हैं, आपने कानों में वो लगा दिया है ईयरफोन, उससे आप सारी चीजें सुन भी रहे हैं, शब्द भी सुन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हम किस तरफ उस समाज को ले जा रहे हैं? और इसको जो ये फिल्मकार हैं वो बहुत बड़ी क्रांति मानते हैं कि वेब सीरीज क्रांति होगी। ठीक है, आपको अपनी फिल्म प्रदर्शित करने का मौका मिल गया, लेकिन आप क्या परोस रहे हैं? क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अपने समाज के प्रति? ये भी तो देखना होगा। मैं एक अभिनेता और एक निर्देशक होने के नाते और एक टीचर के नाते भी, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी। ऐसा नहीं है कि मैं हंसी मजाक नहीं करता, सब तरह के हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उसको एक समय, उसको एक जरूरी होती है, सबके बीच में तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम 24 घंटे उसी मूड में रहेंगे। और ये वेब सीरीज क्यों आज इतना कुछ जो बलात्कार की घटनाएं हैं, रेप, मर्डर आफ्टर रेप भी कर दिया और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी, हिंसा इतनी बढ़ गई है, क्यों? ये सारे का सारा योगदान जो है वो, इसमें बहुत कुछ हमारी फिल्मों का और ये वेब सीरीज का है, मैं ऐसा मानता हूँ, ये सच है। जब एक नाटक, एक फिल्म हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भर सकती है फिल्म देख के, तो दूसरी भावना क्यों नहीं आ सकती? दूसरी भावना भी आ सकती। तो आपने तो पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है ये हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, और ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगी तो कहीं विदेशों में इसे किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाके दिखा देंगे, वहां से इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे और ये चल पड़ेगी और इस तरह से। तो ये कुछ एक बातें हैं जो मैं हिंदी रंगमंच, समाज और शिक्षा की एक जो और मैं बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षा आखिर फिल्म के साथ कैसे जुड़ेगी? क्या सिर्फ शिक्षा में उनको जो भी अभिनेता अभिनेत्रियां बनना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग होगी, या कंटेंट के लेवल पर भी कुछ हम काम कर पाएंगे, या उनके जो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट बच्चों के, क्योंकि हर तरह के सब्जेक्ट विषय जो है वो नाटक का विषय हो सकता है या फिल्म का विषय हो सकता है, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा? जैसे समाजशास्त्र है तो उसको आप कैसे शिक्षा के साथ सीधे कैसे फिल्म के साथ कैसे जोड़ेंगे, किस तरह से? अभी तक तो एक ये हो रहा है कि ठीक है, अब हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी को ये सुविधा दे दी गई है, या ये कहा गया है कि आप अपने यहाँ फिल्म की पढ़ाई कराइए, अभिनेता अभिनेत्रियां निर्देशक वगैरह वगैरह तैयार कीजिए। एक अच्छी चीज है, अच्छा है, से एक कंपटीशन होगा, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे विषय हैं उनके साथ कैसे ये फिल्म जुड़े, असल बात तो ये है, या रंगमंच कैसे जुड़े, इसको देखना, इस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता है, और उसको किस तरह से जोड़ा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म जो है वो बिल्कुल टेक्निकल सब्जेक्ट,
अभिनय भी है तो वो टेक्निकली आपको अभिनय जब भी करना है तो कैमरे के सामने करना है, तो कैमरे के शॉट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कितने तरह के शॉट्स होते हैं, कैमरा जो है कैमरे में किस किस तरह के लेंस होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो प्रकाश आप पर डाला जा रहा है वो प्रकाश कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपको उसकी समझ होनी चाहिए, कैमरे की समझ होनी चाहिए, एडिटिंग की समझ होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे अभिनेता बन पाएंगे। सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर अपने डायलॉग बोल दिए उससे अभिनय नहीं होगा, तो ये समझ में आना जरूरी है। क्योंकि फिल्म जो है फिल्म 3 पार्ट में, उसके 3 स्टेप है बनने के, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद उसका जो है प्रोडक्शन होता है। नाटक में है प्री प्रोडक्शन, रिहर्सल और प्रोडक्शन। नाटक तो यह है कि एक बार शुरू होता है तो आगे तक जाता है, रिहर्सल आप उसकी एक कंटिन्यूटी में करते हैं, इसमें एक तारतम्यता रहती है, आपको उस चरित्र की, कहानी की, सब चीज की एक यात्रा दिखाई देती है। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म जब बनाई जाती है तो ना जाने कहां से शुरू होगी, कोई जरूरी नहीं कि उसका पहला जो फिल्म का जो पहला दृश्य है वहीं से शुरू होगी। हो सकता है पैसे की वजह से या लोकेशन की वजह से या जो उसमें कलाकार काम कर रहे हैं उनकी वजह से हमें डेट उस तरह की नहीं मिल पाई है, तो हम किसी और दृश्य से उसको शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, फिल्म मेकिंग ऐसी है। और फिल्म जो है वो एडिटिंग टेबल पे जाके पूरी होती है, बनती है। फिल्म जब आप उसे शूट कर रहे हैं उसमें नहीं बन रही है, वो एडिटिंग टेबल पे जाके पूरी है। और नाटक जो है, रंगमंच जो है, नाटक रिहर्सल रूम में तैयार होता है और उसके बाद सीधा प्रोडक्शन में जाता है। तो ये प्रोसेस में बहुत अंतर है। तो अभिनेता के लिए बड़ा कठिन है कि टेक्निकली अपने आप को उससे जोड़ना। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक शॉट है, जितना मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसको हम क्लोजअप कहते हैं। अब मैं इस आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी एक बात कह दी, अब दूसरी बात दूसरे से कहनी है, वो जो जिससे मैं कह रहा हूँ अब उसका शॉट है, उसने जवाब देना है, तो कैमरा फिर इधर आता है। तो उसमें आपको फिर से लाइटिंग करनी पड़ती है, उसमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी बारी आती है तो 2 घंटे उसमें और लग जाते हैं। यानी आप जो काम कर रहे थे, आपने एक लाइन बोली और दूसरी लाइन में 2 घंटे से लेकर 4 घंटे का अंतर पड़ गया। अब आप जब अभिनय कर रहे हैं उस चरित्र का, तो ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। क्या आप उस समय जो पहला संवाद बोल रहे थे, उस समय आपकी जो भावनाएं थी, आपके जो उस समय एक्सप्रेशन थे, आपके जो उस समय बॉडी लैंग्वेज थी, शारीरिक क्रियाएं थी, वो कैसी थी, और उतनी ही ताकत, उतनी ही एनर्जी के साथ वो नेक्स्ट में भी रहनी चाहिए। ये जोड़ना पड़ता है और इस पे अभिनेता को काम करना पड़ता है। तो यहाँ आके फिल्म अभिनय रंगमंच के अभिनय से अलग है और मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि रंगमंच में तो हम कंटिन्यूटी में रहते हैं ना, हम अपनी प्रतिक्रियाएं साथ साथ देते चलते हैं। लेकिन फिल्म में प्रतिक्रियाएं देने के लिए अलग से शॉट लिया जाता है। तो ये एक इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है, इससे जुड़ना होगा, इसको समझना होगा। और ये आपके शिक्षा में किस तरह से आएगा, उस पर एक ये है। तो बहुत अच्छी बात की भारत सरकार ने जो अपनी शिक्षा नीति में ये सारी चीजें जोड़ी है कि रंगमंच को भी और फिल्म को भी उसका एक हिस्सा बनाया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि रंगमंच जो है वो आप अभिनेता बने या नहीं बने जीवन में, आप डॉक्टर बने या नहीं बने जीवन में, लेकिन आप एक अच्छे आदमी बनेंगे, बहुत अच्छे आदमी बनेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, दृष्टि संपन्न होंगे। वो कैसे होंगे? जो आपको चरित्र मिला है वो आप नहीं है, आप उस चरित्र का विश्लेषण करते हैं, उसकी तरह से बनने की कोशिश करते हैं, उस तरह की सोच लाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर 5-10 साल में
20 चरित्र कर दिए तो 20 दृष्टियां आपकी बन गई जीवन को देखने की। तो आप कितने समृद्ध होते हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक समझ के रूप में। तो रंगमंच ये फायदा तो कराता ही है, इसलिए एक बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जो अभी तक हमारी जो शिक्षा रही है वो एकांगी रही है। उसमें छात्र जो है अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में वो माहिर होता है, लेकिन उसको बोलना नहीं आता, अपने आप को व्यक्त करना नहीं आता है, अपना नाम बोलते हुए वो घबराता है। तो ये जो बोलने की कला है ये रंगमंच देता है, एक आत्मविश्वास रंगमंच देता है कि आप अपने आप को प्रस्तुत करें। तो आप किसी भी साक्षात्कार में जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप अपने आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको बोलने की अगर कला आ गई है, ये विश्वास अगर आ गया है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ये रंगमंच देता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो भारत सरकार ने ये सोचा है, मोदी सरकार ने ये जो सोचा है, उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए कि रंगमंच में रंगमंच एक सुदृढ़ रूप में आएगा और फिल्म भी साथ साथ फिल्मों का भी उत्थान हो सकेगा और विकसित हो सकेगा। मैं ये लगता है कि अगर आप लोगों में से किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कुछ बात अपनी रखना चाहते हो तो आमंत्रित हैं, अन्यथा आप जैसा कहें डॉक्टर साहब और अरविंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तार से रंगमंच और सिनेमा के बीच जो संबंध है उस पर आपने बात की, बताया, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि कैसे जो नाट्य शास्त्र है उसमें आज के सिनेमा के बहुत सारे कुछ सूत्र छुपे हुए हैं, और जो तथाकथित सिनेमा के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, एक लोकधर्मी और एक काल्पनिक या किंवदंती आधारित या फिर आख्यान परक या ऐतिहासिक, इस तरह का जो दिखाई देता है, एक डिवीजन नाट्य शास्त्र में पहले से मौजूद है। और इस रूप में सिनेमा कोई आपकी इस दुनिया से अलग बात नहीं करती है, लेकिन सिनेमा जो करती है वो रंगमंच से भिन्न क्या करती है उसकी तरफ आपने बार बार इशारा किया। और उसमें पहली बुनियादी बात जो आपने बताई कि रंगमंच पर जो अभिनेता है, जो नाटककार है और निर्देशक है, वो दर्शक के प्रति सीधे सीधे अपने आप को उत्तरदायी महसूस करता है, दर्शक उसके सामने होता है। लेकिन सिनेमा कैमरे के लिए होता है, सिनेमा में अभिनेता कैमरे के प्रति उत्तरदायी होता है, कैमरा बार बार उसे एडिट कराता है, अभिनेता अपने आप को बार बार एडिट करता है, ठीक करता है और फिर प्रस्तुति की तरफ जाता है। फिर भी सिनेमा अंतिम रूप में टेबल पे तैयार होता है, जबकि नाटक के साथ ऐसा नहीं है। वो निर्देशक और रिहर्सल इन दो प्रक्रियाओं से अंतिम रूप धारण करता है और मंच पर दर्शक के सामने जीवंत रूप में उपस्थिति होता है। आपने ये भी बताया कि सिनेमा और रंगमंच दोनों आपकी एक विशेषता है कि वो अनेक कालों को, अनेक जगहों को, अनेक देशों को, अनेक लोगों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा भी इस मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है कि अनेक देश काल और व्यक्तित्व, कथा, घटना को एक साथ प्रस्तुत करते हुए आपको पहले अतीत में ले जाकर वर्तमान में ला सकता है, या मध्य में रख करके आपको अतीत और वर्तमान की अलग अलग यात्रा करवा सकता है। इसलिए मोहन आगाशे ने ठीक ही कहा था कि एक कलाकार के भीतर ये हमेशा तैयारी रहनी चाहिए कि नाटक की तरह उससे शुरू से अंत की तरफ उसका अभिनय नहीं होगा। हो सकता है कि अंतिम दृश्य का अभिनय उसे पहले करना पड़े, बीच के दृश्य के बाद का अभिनय उसे बाद करे, और हो सकता है कि शुरुआती दृश्यों के अभिनय सबसे अंत में फिल्माए जाए। तो इस रूप में रंगमंच और नाटक के बीच जो एक अंतर की दीवार खड़ी है उसकी तरफ आपने इशारा किया, और आपने ये बातें भी बताई कि कैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नाटक में पहले से मौजूद है और वही फिल्म तक ट्रेवल करता है। जैसे आपने कहा कि संगीत की चीज है, नृत्य की चीज है, आलेख जैसी चीजें हैं, ये पहले से मौजूद है, और सिनेमा उसका सिर्फ उसको लेता है अपने भीतर, कुछ अलग से पैदा नहीं करता है। हाँ, ये बात भिन्न है कि दर्शक की जरूरत के अनुसार सिनेमा उसी नृत्य संगीत में तमाम तरह के प्रयोग करते रहता है। तो इस अर्थ में आपने एक अन्य बात और भी बताई कि नाटक और सिनेमा में बड़ा फर्क ये है कि नाटक शौकिया दर्शकों, शौकिया कलाकारों और निर्देशकों की दुनिया का उत्पाद है खास तरह से, लेकिन फिल्म वास्तविक रूप में आज के दौर में इंडस्ट्रियल उत्पाद है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है।
तो उस रूप में जो भिन्नता होनी चाहिए नाटक और सिनेमा और नाटक की दुनिया के बीच, वो आज साफ साफ दिखाई देती है। और उसमें तरह तरह के प्रयोग कभी कभी हमें डराते भी हैं, घबराते भी हैं, और सामाजिक मूल्यों के प्रति हमें हमारे भीतर कई तरह की चिंता भी पैदा करते हैं। आपकी इन्हीं बातों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में भी है, मेरे पास भी है। मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूं ताकि उस पर हम और स्पष्ट हो सके। पहला प्रश्न तो ये है कि सिनेमा और रंगमंच को एक दूसरे के विरोधी के रूप में क्यों देखा जाता है? ऐसा क्यों समझने का प्रयास नहीं किया जाता कि सिनेमा रंगमंच का ही आधुनिक और तकनीकी विस्तार है, और इस रूप में सिनेमा रंगमंच का आधुनिक महाकाव्य है? इस रूप में उसे समझने देखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये तो मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं। नहीं, ये मैं मैंने तो शुरू में ही ये कहा कि रंगमंच और सिनेमा, जो रंगमंच है वो सारा का सारा सिनेमा में ही गया। इसलिए जो तैयारी होती है किसी भी प्रस्तुति की, चाहे वो फिल्म की हो और चाहे वो रंगमंच की हो, उसकी तैयारी एक ही तरीके से होती है। चरित्र चित्रण जो है अभिनेता का, वो एक ही तरीके से होता है जैसा रंगमंच में बताया जाता है, वैसा ही फिल्म के लिए करना पड़ता है। सिर्फ फर्क है एग्जीक्यूशन का, उसको क्रियान्वित करने का, कैसे आप उसे करते हैं। रंगमंच पर आप मंच के सामने दर्शकों के सामने करते हैं, लाइव करते हैं, सीधा उनसे संवाद होता है। और फिल्म में आप कैमरे के सामने करते हैं, कैमरा जिस तरह से आपको देख रहा है उसी तरह से वो दर्शक के सामने जाएगा। और रंगमंच में जो है वो एक परिवर्तन ये है कि आप हॉल में अलग अलग कॉर्नर पर बैठेंगे तो आपको अलग अलग कंपोजिशन से नजर आएंगे। ये वैरायटी आपको फिल्म में, सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी, क्योंकि कैमरे ने जिस तरह से आपको कैद किया है, आप सिनेमा हॉल में किसी भी जगह बैठ जाइए, आप वैसे ही दिखाई देंगे। और मैंने कभी नहीं ये कहा, मैंने ये, हाँ, एक बात में जरूर है जो मैं कहना चाहता था, वो नहीं कह पाया, कि फिल्म जो है, फिल्म समाज का एक, समाज की जरूरत बन गया, रंगमंच नहीं बन सका। ये एक बहुत दुखद बात है। आज आपने कोई सिनेमा, कोई भी फिल्म, चाहे वो इस पे टेलीविजन पे आ रही है या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है या फिर मल्टीप्लेक्स में आ रही है, आपने नहीं देखी तो आपको दुख होता है। लेकिन एक अच्छा नाटक आपके शहर में हुआ और आप नहीं देख पाए, आपको कोई दुख नहीं होता है। क्योंकि रंगमंच, हमारा हिंदी का रंगमंच की मैं खास करके बात करूंगा, हिंदी का रंगमंच समाज के साथ जुड़ नहीं पाया। हम शौकिया स्तर तक ही रह गए, हम प्रोफेशनल हो ही नहीं सके। हमारे किसी भी बड़े, हमसे बड़े जितने भी थे, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हिंदी रंगमंच को हम व्यावसायिक बना सकें। और जब तक ये व्यावसायिक नहीं बनेगा तब तक दर्शक नहीं जुड़ेगा। अभी दर्शक को पकड़ के लाना पड़ता है कि आइए नाटक देखिए, आज हमारा नाटक है। अरे भाई फेस्टिवल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से किया, आ जाइए देखने। 10 बार फोन करते हैं तब वो आते हैं। फिल्म में नहीं है ये। तो क्यों नहीं, एक अच्छा नाटक हो रहा है, एक अच्छा निर्देशक कर रहा है, उसमें अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियां काम कर रहे हैं, दर्शक क्यों नहीं खींच के चला रहा है? क्योंकि हमने उस तरह से नाटक को कभी प्रस्तुत ही नहीं किया। हमने तो कर दिया कि चलो एक शौक है, चलो कर देते हैं नाटक। मेरी पहले दिन से ये कोशिश रही कि मैं रंगमंच व्यावसायिक बन सके। मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझसे कहा, मेरे पिताजी रंगमंच के नाटक के खिलाफ थे, मेरे नाटक में काम करने के खिलाफ। मैंने काफी विरोध किया। और तो उसके बाद वो, क्योंकि माँ बाप है, वो तो बेचारे क्या करेंगे, हम तो मान ही जाते हैं। उसके बाद एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि भाई एक बात मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है कि तुमने अगर जाना ही है, तुम अच्छे अभिनेता हो, इतना बढ़िया काम करते हो, फिल्मों में क्यों नहीं जाते? फिल्मों में जाओ, पैसे कमाओगे, तुम्हारी इज्जत होगी, कुछ होगा। इसमें तुम्हें क्या मिलता है? हम ही से पैसे मांग के ले जाते हो, भाई कितने दिन तक चलेगा? तो मैंने कहा कि बाबूजी, मैं उनको बाबूजी कहता था, मैंने कहा बाबूजी मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत स्वस्थ हिंदी रंगमंच की स्थापना बिहार में करूँ, पटना में करूँ, और लोग टिकट लेकर आए, देखें नाटक मेरा। तो बोले तुम 500 साल सोचते रह जाओ, ये नहीं होने वाला है।
क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैंने एक नाटक किया तो उसकी टिकट छपवाई थी, तो मेरे पिताजी के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, मैं उनके पास चला गया कि मैंने कहा लोग ऐसे तो खरीदते नहीं है, कुछ सेलिंग किया जाए, तो मैं उनके पास चला गया कि ये तो कम से कम ले ही लेंगे, ठीक है। तो मैं उनकी दुकान पे चला गया। अब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कैसे आए हो, क्या है दिखाई, मैंने कहा जी ऐसे नाटक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक नाटक है हमारा और उसकी ये टिकट है, आप ये ले लीजिए। उन्होंने वो टिकट की गट्टी मेरे हाथ से छीनी और उठा कर जोर से बाहर सड़क पर फेंक दी और 10 मोटी मोटी गालियां मुझे दी कि तेरा बाप पाकिस्तान से आया है, रिफ्यूजी बन के आया है, मेहनत कर रहा है, किसी तरह से तुम लोग खड़े हुए हो, अच्छा बिजनेस तुम्हारा हो गया है, अपने बाप के साथ बैठा क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा है, भाड़ बना हुआ है, भाग यहाँ से। तो ये तो सोच है हमारे समाज की। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि क्यों ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि रंगमंच को वो प्रतिष्ठा, वो मान्यता मेरे से पहले करने वाले नहीं दिला सके, तभी तो ऐसा हुआ ना। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब सिनेमा में आप जैसे ही जाते हैं, देखिए आपको ग्लैमर भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। थिएटर में क्या है, रंगमंच में क्या है, आप घर वालों की जूतियां खाते हैं, बाहर वालों की भी खाते हैं, और कहीं शादी वादी हो गई तो पत्नी की भी खाएंगे, फिर बच्चों की खाएंगे। ये है। अगर मैं पटना से दिल्ली चला आया, अगर मेरे में ये थोड़े से गुण नहीं होते कि मैं ट्यूशन भी कर सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं तो भूखा मर रहा होता। रंगमंच की ये एक बहुत ही, ना कहें उसे, दारुण स्थिति है, और वो उसमें एक अकेला सतीश आनंद नहीं कर सकता, हजारों सतीश आनंद को होना, सभी जगह होना होगा, ताकि आप स्तरीय नाटक कर सकें और लोग खिंच कर आए देखें। मैं आपके कॉलेज को नतमस्तक हूँ, जो आपका कॉलेज काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम किया है। आज दिल्ली में आपका कॉलेज नाटक करने वालों के दूसरे कॉलेज के लिए रोल मॉडल है। ये बात मैं फख्र से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं, मुझे ये सुनने में आता है, वो बोलते हैं। मैं बोलूंगा तो, क्योंकि मैं तो जुड़ा हूँ आपसे, तो लोग कहेंगे कि आप जुड़े हुए इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, लोग बोलते हैं, लोग आके कहते हैं। जी और सर। मैं जहां भी जाता हूँ, दिल्ली में या कहीं बाहर भी, कहीं भी पढ़ाने की जहां भी जगह मिलती है, कुछ भी होता है, तो मैं आपके कॉलेज का नाम जरूर लेता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, एक कॉलेज किस तरह से एक संस्था को बना सकता है, और उस इस तरह का एक वातावरण तैयार कर दिया है कि सारे बच्चे, सारे लड़के लड़कियां सारा साल जैसे पागल हुए रहते हैं कि नाटक करें, नाटक करें, अपने विषयों, जो भी उनके विषय हैं उनमें विषय भी पढ़ते हैं, लेकिन नाटक भी करते हैं। और लोगों के सामने आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। नुक्कड़ नाटक आप करते हैं, मंच नाटक आप करते हैं, उसके बाद आप 3 या 4 दिन का एक समारोह करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है आपकी। इसके लिए ज्ञानतोष जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए या बधाई दी जाए, नहीं है, उनकी पूरी टीम, सच में। मैं तो 2003 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो पहली वर्कशॉप थी, और हम लोगों ने जो कठिनाइयां उस समय देखी थी, वो ज्ञानतोष जी को मालूम ही है। तो उससे कितना हम आगे निकल के आए, एक धरती तो बनी, एक भूमि तो बनाई है ना। अब उसके बाद उसमें और फलेगा फूलेगा, आज नहीं तो 10 वर्ष 20 वर्ष के जी बाद सर। कुछ इस तरह की स्थिति आएगी कि हाँ, कॉलेज भी जो है वो कमर्शियल थिएटर कर रहा है, व्यावसायिक थिएटर कर रहा है। ये चीज है। तो इसमें एक साधना की जरूरत है। फिल्म में ऐसा नहीं, फिल्म एक सीधा बिजनेस है। आप कितने भी अच्छे अभिनेता हैं, कितने भी अच्छे निर्देशक हैं, अगर आपने फिल्म में पैसा लगाया है, वापस नहीं आया, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वहां पर उनको समझौते करने पड़ते हैं, ये सच बात है।
लेकिन पहले के जो निर्देशक थे वो समझौते दूसरे तरह के करते, वो कलात्मकता। आप ये देखिए ना, मुगले आजम फिल्म में प्रेम का एक वो दृश्य सलीम और अनारकली का, वो सिर्फ एक फेदर लिए हुए है और उसके गालों पे वो फेर रहा है। इसमें जो रोमांस है, इसमें जो रोमांच है और रोमांस है, जो भावनाएं, श्रृंगारिक भावनाएं उत्पन्न होती है, श्रृंगार भावना जो उत्पन्न होती है, वो आपको ओपन सेक्स में नहीं होगी। आपको अंदर से वो फूल बुलाता है, टिटिलेट करता है। तो आज जो हम फिल्मों में सीधा संभोग करते हुए अभिनेता अभिनेत्री, जो भी नायक नायिका, ये जो जैसे भी है वो दिखला देते हैं, और ना भी जरूरत हो तब भी दिखला देते हैं। डालना है क्योंकि वो मसाला है, उससे फिल्म चलेगी, लोग कम से कम ये तो देखने आएंगे। ये हो गया है। तो इसलिए एक वो दिक्कत है, क्योंकि कमर्शियल है वो, उसको पैसे आने चाहिए। अब कितने आने चाहिए? अब क्योंकि अब फिल्में दो हजार करोड़ का बिजनेस करने लगी, तो लोगों की आंखें, दूसरे हीरो की आंखें फटती होंगी कि भाई मेरी फिल्म क्यों नहीं इतना बिजनेस कर रही, तो क्या मसाला डाला जाए। ये सारी की सारी फॉर्मूला फिल्म बनती है इस तरह। जी सर, एक अंतिम प्रश्न है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न है जो जिस प्रश्न के प्रति चिंता डॉक्टर राशि मिश्रा और डॉक्टर साजिया सिद्दीकी इन दोनों की है, वो ये है कि युवा वर्ग में, नई पीढ़ी में रंगमंच के प्रति लगाव पैदा करने या रंगमंच के प्रति उनकी अभिरुचि को जिंदा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये उन दोनों का प्रश्न के रूप में एक चिंता है। देखिए, जैसे आपके कॉलेज ने किया है, वो एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल है। आपने जिस तरह से काम को आगे बढ़ाया है और बच्चों को साथ जुड़ा है, उनसे नाटक कराते हैं आप, और सारा साल कराते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ एक किसी खास समय में नहीं, इसी 2 महीने में नाटक होंगे तो उससे बच्चे कट जाते हैं। लेकिन अगर साल भर आप उन गतिविधियों को करते रहते हैं तो बच्चे उससे जुड़ते हैं, मानसिक रूप से भी जुड़ते हैं, नई नई कहानियां लेके आएंगे, नए नए नाटक लेके आएंगे, नए नए विचार लेके आएंगे। कोई जरूरी नहीं किसी का लिखा हुआ नाटक ही किया जाए। बच्चे आपस में मिलकर जो आपकी समस्याएं हैं, कॉलेज की ही समस्याएं हैं, पढ़ने की ही समस्याएं हैं, उनको लेके नाटक दिखाया जा सकता है। उसे वर्कशॉप में ही बच्चे तैयार करें, उस तरह के नाटक किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस गतिविधि को तो बराबर साल में एक बार करते हैं, उससे कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। आपको ये निरंतर इस गतिविधि में लड़के लड़कियों को डाले रखना पड़ेगा। हाँ, जब उनकी पढ़ाई लिखाई होती है तो अब उसमें आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट को ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि ठीक है, इनको अच्छे नंबर आ जाएं, इसके लिए इनको वो सुविधाएं भी दी जा सके, इस तरह का करें ताकि उनकी पढ़ाई भी खराब नहीं हो। और रंगमंच जो कर रहा है लड़का लड़की, तो दिमाग से बड़ा विकसित हो जाता है, वो तो अपने विषय में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह के तर्क देगा जो किताबों में नहीं है। आप जब किसी जीवन को जीते हैं ना, मंच पर जीते हैं और उसके जीवन की कल्पना करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी चरित्र का जब चरित्रण किया जाता है तो अभिनेता को ये कहा जाता है, जो भी कर रहा है, लड़की हो या लड़का हो, तुम इसकी एक बायोग्राफी लिखो उस पात्र की। अब जब आप उसकी बायोग्राफी आप लिखने लगेंगे, आपको तो किसी एक निश्चित समय में बताया जा रहा है कि 20 साल के हुए तब आप उस समय ये चरित्र है, तो 20 साल पहले का जीवन कैसा था आपका। तो ये जो आप अपने उस जीवन के बारे में एक बायोग्राफी आप जब लिखते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी क्रिएटिविटी है वो। आप एक पूरे चरित्र का निर्माण कर देते हैं, उसकी पूरी जिंदगी अपने से बनाते हैं कहानियां, जिसके साथ ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये घटनाएं घटी होंगी। और ये सारी चीजें जब आप अभिनेता अभिनय कर रहा होता है और प्रतिक्रियाएं दे रहा होता है, ये सारी की सारी चीजें रेफरेंस के रूप में काम आती हैं चरित्र को करते हुए। तो ये है, इस तरह से एक लगातार आप कोई, अगर कॉलेज कोई कर रहा है तो कॉलेज को तो लगातार करना चाहिए। जी जी सर, जी सर, बहुत ऐसा
बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रश्न अनेक हैं लेकिन समय सीमित है, समय हमेशा सीमित रहता है, ये बड़ी समस्या होती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे और सच में बड़ा आनंद आया, और अपने आप को दोबारा से सोचने का मौका भी मिला इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बात बहुत कम हो पाती है या नहीं के बराबर होती है। जी। आप खुद ही कोई फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं, उसके बाद उसका जो है मंथन स्वयं में ही करते हैं, किसी से बात हो नहीं पाती है, क्योंकि उस तरह का अभी वातावरण भी नहीं है। तो ये एक अच्छा अवसर आपने दिया ज्ञानतोष जी, मैं बहुत नहीं बहुत नहीं, आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो प्रतिभागियों को ये बताना चाहूंगा कि रंगमंच के जगत में कोई भी नाटक ऐसा नहीं है, कितना भी चाहे चुनौतीपूर्ण रहा हो, जिसको सतीश आनंद जी ने जिसका निर्देशन नहीं किया है। और उन्होंने अपने निर्देशन से सबको लोहा मनवाया है। और मैं तो आपके निर्देशन का कायल हूँ, आपकी कला का, आपकी कला की बारीकियों का, आपके रंगमंच के विधान का। तो और आज इस तरह से रंगमंच और फिल्म पर बात करके एक आपने दोनों ही विधाओं में जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जो कला है, और उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या समानता असमानता है, कैसे रंगमंच को जूझना पड़ता है, और कैसे सिनेमा में चकाचौंध भी है, और कैसे बाजार हावी है, और कैसे आज तक रंगमंच को आप बाजार के साथ नहीं जोड़ पाए या व्यवसायीकरण उसका नहीं हो पाया। हम लोग जुटे हुए हैं, और मैं सतीश जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही रंगमंच पे मैं एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी शुरू करने वाला हूं, थिएटर और फिल्म को लेकर के कॉलेज में शुरू कराने वाला हूं, और साथ में एक स्टूडियो और ये सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तो अभी मेरे पास समय है, मैं कोशिश करूंगा कि सेवानिवृत्त होने के पहले ये सब सारी चीजें कर दूं कॉलेज के। बहुत बड़ा काम है ये, आप कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा है, यू। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर आपके आज के इस विस्तृत व्याख्यान के लिए, और प्रिंसिपल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे सत्र के वक्ता प्रियदर्शन जी हमारे बीच मौजूद हैं।